नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है वह विषय यह है कि किस संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि वसीयत किसे कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसीयत उसे कहा जाता है जब कोई किसी संपत्ति का मालिक अपने जीवन काल में उस संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देता है, अर्थात उस संपत्ति का मालिक घोषित कर देता है कि उस संपत्ति के मालिक की मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति का मालिक कौन होगा। तो इसी दस्तावेज को या इसी कार्यवाही को वसीयत कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वसीयत किस संपत्ति की जा सकती है। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वह कौन सी संपत्ति है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती और वे कौन सी संपत्तियां हैं जिसकी वसीयत की जा सकती है। तो इन दोनों बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्व अर्जित संपत्ति किसे कहा जाता है और स्व अर्जित संपत्ति की किस प्रकार से कोई व्यक्ति वसीयत कर सकता है। तो देखिए, किसी भी संपत्ति के स्वामी को, चाहे वो मकान हो, प्लाट हो, दुकान हो या भवन हो, किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हें खरीदा गया है या उनको दान में प्राप्त हुआ है या किसी भी रूप में उस व्यक्ति को जो कि उसका स्वामी है उसे प्राप्त हुआ है, तो वह उसकी स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। और स्व अर्जित संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति को उस पूरी संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार रहता है। अगली दर्शकों जो संपत्ति आती है वह आती है पैतृक संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति के संबंध में दर्शकों मैं आपको बता देता हूं कि पैतृक संपत्ति किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऐसी संपत्ति हम साधारण भाषा में समझने जा रहे हैं कि ऐसी संपत्ति जो कि वंश परंपरा अनुसार अपने उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती रहती है, उस संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। जैसे बाप दादाओं के समय से जो संपत्ति चली आ रही है उस संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। अब पैतृक संपत्ति के संबंध में किसी भी उस संपत्ति के स्वामी को किस हद तक वसीयत करने का अधिकार रहता है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पैतृक संपत्ति के पूरे भाग की वसीयत करने का उस संपत्ति के स्वामी को अधिकार नहीं रहता है। जो भी उस परिवार में, जिस परिवार में उस संपत्ति का मालिक रहता है, उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनको भी उस संपत्ति में उतना ही अधिकार रहता है जितना कि उस परिवार के मुखिया को, अर्थात उस भूमि स्वामी या उस संपत्ति के स्वामी को उस संपत्ति में अधिकार रहता है। अर्थात पैतृक संपत्ति होने की स्थिति में कोई भी संपत्ति का मालिक केवल अपने हिस्से तक ही उस संपत्ति की वसीयत कर सकता है। अगली दर्शकों जो संपत्ति आती है वह आती है शामलाती खाते की संपत्ति। तो दर्शकों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर क्रय की गई है या उसको दान में प्राप्त हुई है या उसको कहीं से अर्जित हुई है लेकिन वह पैतृक संपत्ति नहीं है, तो उस संपत्ति में जितना उस संपत्ति के स्वामी का जो वसीयत करना चाहता है उसका हिस्सा है, उतने हिस्से के अनुसार वह व्यक्ति अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है। अब दर्शकों, अगली संपत्ति जो आती है वह भी हम समझ लेते हैं। अगली संपत्ति आती है दर्शकों, वह होती है पैतृक संपत्ति से विक्रय करने के पश्चात प्राप्त राशि से क्रय की गई संपत्ति। इसको थोड़ा गंभीरता से समझना दर्शकों कि किसी भी संपत्ति के स्वामी के द्वारा अपनी कोई पैतृक संपत्ति विक्रय की है और उस विक्रय के बदले जो राशि उस संपत्ति के स्वामी को प्राप्त हुई है और उस संपत्ति से यदि कोई संपत्ति क्रय की गई है तो ऐसा माना जाता है कि वह क्रय की गई संपत्ति भी पैतृक संपत्ति मानी जाती है, यदि ऐसा सिद्ध न्यायालय में कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति का मालिक केवल अपने हिस्से के अनुसार उस संपत्ति में से वसीयत कर सकता है। उस संपूर्ण संपत्ति की वसीयत वह संपत्ति का मालिक नहीं कर सकता है। अगला आता है दर्शकों की सेवा भूमि की वसीयत। तो देखिए दर्शकों, किसी भी व्यक्ति को चाहे वो मंदिर की पूजा के बदले प्रदान की गई हो संपत्ति या
सेवा भूमि जैसे कि कोटवार के रूप में या किसी अन्य रूप में सेवा भूमि जो प्राप्त होती है, उस सेवा भूमि की कोई व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता है। इसी प्रकार शासन के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को उदर पोषण अर्थात अपने भरण पोषण के लिए कोई संपत्ति प्रदान की जाती है तो उस संपत्ति की भी वसीयत कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो दर्शकों, यहाँ पर स्पष्ट है कि किन संपत्तियों की कोई व्यक्ति वसीयत कर सकता है और किन संपत्तियों की वसीयत नहीं कर सकता है। दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।